दोस्तों कल हमने देखा कि किस तरीके से समर उन दोनों को मारकर वापस इंडिया आ गया था। इंडिया में वो अपनी पत्नी कियारा के साथ ज्वेलरी खरीदने गया। पहले भी उनका एक स्टोर पर झगड़ा हुआ और अब जैसे ही वो लोग रिंग के लिए गए थे, वहां भी उनका झगड़ा होने ही वाला था। मैनेजर ने उस बेचारी लिली के 1 महीने की तनख्वाह काटने की बात कह दी थी। ये बात सुनकर समर भी एकदम से चौंक गया था। उसे लगा कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है और वो कैसे 1 महीने की सैलरी उसकी काट सकती है। तभी समर ने हल्के से उस मैनेजर से पूछा, मैंने उससे ये रंगीन डायमंड रिंग मांगी थी, फिर भी आप उसकी सैलरी क्यों काट रही हैं? उसकी बात सुनकर वो मैनेजर घबरा गई थी। अब आगे दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 66वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप लोगों ने स्टूडियो की वीडियो नहीं देखी है तो इसके पीछे मैं स्टूडियो की वीडियो लगा रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग मेरी आवाज़ में और मेरी वीडियो के साथ व्लॉग्स भी देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हमें व्लॉग इसी चैनल पर बनाना चाहिए या फिर दूसरे चैनल पर। आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लग रही है। लगातार कहानी को प्यार देते रहिए और दोस्तों कहानी को अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका सवाल है, आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा कि आदमी अकेला खुश ज़्यादा रहता है या फिर शादी करके अपने बच्चों के साथ। तो ये सवाल ज़रूर से ज़रूर का कमेंट करिएगा। आदमी अकेला सबसे ज़्यादा सुखी रहता है या फिर अपने बच्चों के साथ। चलिए मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। महिला समर की बात सुनकर चौंक गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी कस्टमर लिली के स्पॉट में खड़ा हो जाएगा। उसने समर से कहा, यह हमारे रिंग स्टोर का मामला है। अगर आप इसमें इंटरफेयर करोगे तो लिली को और ज्यादा परेशानी होगी। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे ही किसी को भी रंगीन डायमंड रिंग नहीं दिखाने हैं, ये सिर्फ वीआईपी कस्टमर के लिए है। समर ने नजर हटाते हुए पूछा, लेकिन मैं भी तो यहाँ पर कस्टमर हूँ, मैं रंगीन डायमंड रिंग क्यों नहीं खरीद सकता? मैनेजर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, चूंकि आप वीआईपी प्लेटिनम मेंबर नहीं हैं, इसलिए आपको ये देखने की अनुमति नहीं है। समर ने ठंडे स्वर में पूछा, तो फिर मुझे एक बात बताइए, आपकी ये रिंग स्टोर किस इंडस्ट्री के अंडर आता है? महिला ने अहंकार से कहा, मुझे आपको बताने का कोई हर्ज नहीं। ये स्टोर कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आता है, समझे? ये दिल्ली में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर आता है। उसके मुंह से कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम सुनते ही समर की हंसी छूट गई। वो जोर जोर से हंस पड़ा। उसे ये बात अजीब लगी कि उसे ये समझने में थोड़ा समय लगा कि रिंग स्टोर असल में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंडर आता है। उसने अधेड़ उम्र की महिला को तिरस्कार से देखा। समर ने एक वीआईपी प्लेटिनम कार्ड निकाला, उसे उस मैनेजर के सामने मेज पर रखते हुए कहा, ये देखो क्या है। कार्ड को देखते ही मैनेजर चौंक गई। उसने ये कार्ड पहले भी देखा था। ये कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की किसी मेंबर का कार्ड था। पिछली बार पायल इस रिंग स्टोर पर आई थी तो उसने ये कार्ड उसको दिखाया था। उसने तब से ही कार्ड का रूप अपने मन में अंकित कर लिया था, क्योंकि उसे पता था ये कि सिर्फ पायल। फिर भी ये कार्ड उस युवक के पास क्या कर रहा था? अधेड़ उम्र की महिला घबराते हुए और हकलाते हुए बोली, ये ये कैसे आपके पास ये 5 स्टार प्लेटिनम कार्ड कैसे आया? समर ने व्यंग्य करते हुए पूछा, यह कार्ड मुझे खुद पायल ने दिया था। इस बार महिला डर रही थी। उसे पसीना आने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे पता था कि उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति को ऑफेंड कर दिया है। अगर इस युवक ने उसकी शिकायत कर दी तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर ने समर से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, यह रंगीन डायमंड रिंग इस प्लेटिनम कार्ड होल्डर के लिए बिल्कुल फ्री है। एक क्षण में ही उसका अहंकार एकदम से बदल गया। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, माफी मत मांगो, लेकिन चूंकि ये छोटे बालों वाले लड़के ने बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी है, इसलिए तुम्हें उसकी सैलरी काटने की बजाय बढ़ानी होगी। जहां तक लंबे बालों वाली लड़की की बात है, तुम्हें छोटे बालों वाली लड़की की मुखबरी करने और उसकी सैलरी काटनी पड़ेगी। अधेड़ उम्र की महिला ने
अपना चेहरा घुमाया और कहा, मुझे अपनी गलती के लिए माफ करना लिली। मैं इस महीने की तुम्हारी सैलरी दोगुनी कर दूंगी। और तुम लंबे बालों वाली लड़की, मैं तुम्हारी इस पूरे महीने की सैलरी काट रही हूँ। तुमने दूसरों की मुखबरी की। लिली उस महिला की बात सुनकर खुश हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर के एक बार कहने से ही उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। दूसरी ओर लंबे बालों वाली लड़की समर को नीचा दिखाने और लिली की चुगली करने पर पछता रही थी। कमीशन के लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद इस महीने की उसकी सैलरी चली गई थी। इसके बाद लिली ने नए तुरंत नए रंगीन डायमंड रिंग पैक कर दी, समर और कियारा को थमा दी। उसके बाद समर और कियारा रिंग लेकर स्टोर से बाहर निकल गई। जब समर और कियारा बाहर निकले तो मध्यम आयु वर्ग की महिला ने उन्हें सम्मानपूर्वक बाहर तक छोड़ा। शादी का जोड़ा और अंगूठी खरीदने के बाद आखिरकार रात हो गई थी। समर कियारा के साथ विला वापस चला गया। आज रात का खाना बनाने के समय हो गया था। उसने पैन फ्राइड कीमा और चपाती बनाने का फैसला किया। इस बार भी कियारा को नई आइटम ट्राई करवाना चाहता था। पल भर में चटपटे तले हुए कीमे के साथ उसने चपाती तैयार कर ली। समर और कियारा दोनों ने जल्द ही डिनर खत्म कर लिया था। खाना हमेशा की तरह बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। डिनर के बाद दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। समर कियारा को गोद में लिए हुए था और कियारा का बदन बहुत मुलायम था। उसकी भीनी भीनी खुशबू समर को मदहोश कर रही थी। कियारा की खुशबू को सूंघकर समर थोड़ा उत्तेजित हो गया। वो कियारा के पेट पर अपना हाथ सहला रहा था, खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कियारा भी अचानक तनाव में आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने शर्माते हुए धीमी आवाज में कहा, जान आज नहीं, क्या आप कल तक हमारी सुहागरात का इंतजार नहीं कर सकते? कियारा को बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा रेड वाइन के ग्लास की तरह लाल हो गया था। समर अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करता था, खासकर जब उसने सुना कि वह सुहागरात तक इंतजार करना चाहती है। खैर, समर एक दिन और इंतजार कर सकता था। समर ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आज रात कुछ नहीं करने वाला। मैं तो बस तुम्हें फील कर रहा हूं। मैं कल रात का इंतजार करूंगा। तभी समर ने महसूस किया कि कियारा का शरीर तनावग्रस्त हो रहा है। उसने धीरे से कहा, हनी, तुम्हारा शरीर इतना अकड़ क्यों गया है? कियारा ने अपने शरीर को तानते हुए कहा, मुझे शादी से डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर समर कंफ्यूज हो गया, साथ ही हैरान भी हो गया था। वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जानकार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शादी के डर के बारे में पता था। वह भय था जो महिलाएं विवाह से पहले महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए शादी बड़ी अहम है, क्योंकि ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। ये उनके जीवन का सबसे अहम पल होता है, इसीलिए वे इसका बहुत ध्यान रखती हैं। कियारा जैसी सफल महिलाएं शादी करने से डरती थी, और यह डर बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहने, पतियों से झगड़ा और करियर खत्म होने के डर से उपजा था। सरल शब्दों में कहें तो यह डर पुरुषों के प्रति उनके संदेह के उपजता था। कियारा पहले समर के प्रति बेहद उदासीन थी, क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं था। जैसे दोनों एक दूसरे को जानते गए, वैसे वैसे एक दूसरे के करीब आते गए। उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। हालांकि कियारा ने समर को स्वीकार कर लिया था, उसे प्यार करने लगी थी, फिर भी वो शादी और साथ में बिताई जाने वाली रात को लेकर डरी हुई थी। इस भय के लक्षण थे घबराहट, शरीर में जकड़न और बेचैनी महसूस होना। कियारा का शरीर इस समय बहुत कसा हुआ था। वो घबराई हुई थी और बेचैन थी। समर ने कियारा की पीठ को सहलाते हुए कहा, जान, इतना डरो मत, परेशान मत हो। ये बस एक शादी है, हम कोई नर्क नहीं जा रहे। इसे इतना एक्सपीरियंस को नर्वस बनाने की जरूरत नहीं है। समर की बात सुनने के बाद भी कियारा का शरीर तनावग्रस्त था। समर जानता था कि औरतों बहुत सी शादी के लक्षण जो होते हैं, तो उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उन्हें ढेर सारे चुटकुले सुनाकर खुश करने की कोशिश करनी पड़ती है। समर कियारा को गले लगा रहा था। समर ने उससे कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूँ। कियारा ने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, नहीं नहीं, मैं अभी कुछ नहीं सुनना चाहती। वो ज्यादा ही घबरा गई थी। इतना ही वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। इससे समर की बोलती बंद हो गई। तभी उसने एक एक कियारा को चुटकुला सुनाया। हा 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 की आवाज आई और कियारा समर के जोक पर हंस रही थी और बोले, आप मुझे ऐसे चुटकुले नहीं सुना सकते। ये देखकर कि कियारा उसके मजाक पर हंस रही है, उसका शरीर आखिरकार शांत हो गया।
समर को पता चल गया कि उसका मजाक काम कर गया है। समर ने कियारा को एक और चुटकुला सुनाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और सुनाता हूँ। एक किसान अगले दिन के लिए चिकन को तैयार कर रहा था। रात में उसने मुर्गे से कहा, ये तुम्हारा आखिरी खाना है, कल मैं तुम्हारा सूप बनाऊंगा। लेकिन अगली सुबह उसने देखा मुर्गे ने आत्महत्या कर ली और मुर्गे ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें लिखा था, मैंने आपको ये बताने के लिए जहर खा लिया कि सर, चिकन कोई खिलवाड़ करने की चीज नहीं है। इस बार कियारा और भी जोर से हंसी और बोली, मुर्गा सुसाइड कर रहा है, खुद को सर चिकन भी कह रहा है। उसने जहर खाया था, इसलिए अब वो खुद जहरीला है। किसान उसे खाने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम अब तो वो मरा हुआ भी है। दो चुटकुले सुनने के बाद कियारा आखिरकार शांत हो गई। कियारा का नाजुक चेहरा देखकर समर उसे किस करने ही वाला था। तभी खटखट की आवाज आई। तभी एक तेज आवाज ने उनका सन्नाटे को तोड़ दिया। समर गुस्से में था क्योंकि वो कियारा को किस ही करने वाला था। खटखट की आवाज ने उन्हें परेशान कर दिया। हालांकि वो गुस्से में था, फिर भी वो दरवाजा खोलने के लिए गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उसके ससुर और सास आ गए थे, शिवराज और अलिश्का। समर ने पूछा, पापा, सासू माँ, आप लोग यहाँ इस वक्त क्या? सब ठीक तो है ना? वो हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों इतनी रात को क्या लेने आए हैं। अलिश्का ने समर को घूरते हुए कहा, दामाद जी, हम आपकी पत्नी को ले जाने के लिए आए हैं। मतलब उसे आज आपके साथ इस घर पर नहीं, बल्कि उसके अपने माता पिता के घर रहना होगा। अब ये मत कहना कि आपको ये नहीं पता था। कियारा अलिश्का की बेटी थी। अब चूंकि बेटे की शादी होने वाली थी तो स्वाभाविक रूप से उसे उसकी देखभाल करनी थी। उसे कल शादी के बाद समर के साथ डोली में विदा करना था। पहले तो उन्होंने सोचा कि समर को इस रस्म के बारे में पता होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसे कुछ भी नहीं पता। दोनों काफी देर तक घर पर इंतजार कर रहे थे, इसलिए अब वे खुद ही आ गए थे। समर को अजीब लग रहा था। उसकी सास ने जो कहा उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। समर इंडिया में नहीं रहता था, न ही कभी किसी शादी में गया था, इसलिए उसे इस रस्म का पता नहीं था। किसी भी रस्म का नहीं पता था। कियारा की बात करें तो वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसकी खुद की भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसने आज तक किसी की शादी होते हुए देखा भी नहीं था। तभी एलिश्का कियारा के पास आई और बोली, कियारा, समर को नहीं पता था, ये ठीक है, लेकिन तुम्हें भी कैसे नहीं पता चला? कियारा ने शर्माते हुए कहा, मोम, मुझे भी कुछ नहीं पता। उसे भी अजीब लग रहा था। अलिश्का ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, जो भी है, तुम दोनों बेवकूफ हो। चलो वापस अब घर चलते हैं। कल शादी के बाद समर तुम्हें विदा करके ले जाएगा। कियारा ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने मुस्कुराते हुए समर से कहा, जानू, कल मुझे लेने आना याद रखना। समर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगा। हमारी शादी तुम्हारे लिए यादगार बना दूंगा। इसके बाद कियारा अपने माता पिता के साथ चली गई। कियारा के जाने के बाद समर विला पर अकेला रह गया था। समर ने गर्म पानी से स्नान किया और जल्दी ही सो गया, क्योंकि उसे कल सुबह शादी के लिए उठना था। इसी समय इधर मध्य प्रदेश के टाइगर प्रेजियस माउंटेन पर पहाड़ की कमर पर एक विशाल विला था, जिसका नाम स्काई शेकर्स विला था। ये विला मध्य प्रदेश प्रांत के अत्यंत प्रसिद्ध था। ये मध्य प्रदेश के टॉप 4 गैंगस्टरों में से एक स्काई रोलिंग टाइगर का विला था। लिविंग रूम में लगभग 6 फीट 2 इंच लंबा एक आदमी बिना शर्ट के खड़ा था। उसके छाती पर एक विशाल बाघ का टैटू बना था। वो बेहद क्रूर रूप धारण कर रहा था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्काई रोलिंग टाइगर था, जो पूरे मध्य प्रदेश के गुंडों का नेता था। उसके बगल में एक दुबला पतला काले कांधे वाला बुजुर्ग बैठा था। वो चौहान परिवार का एल्डर मोहन था। मोहन ने ठंडे स्वर में पूछा, रोलिंग टाइगर, क्या तुम्हें समर के बारे में कुछ खबर मिली? स्काई रोलिंग टाइगर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, रिपोर्टिंग, मैंने निकिता को इंदौर में सब कुछ पता लगाने के लिए कह दिया है। कल समर और कियारा की शादी हो रही है। हालांकि स्काई रोलिंग टाइगर 4 सबसे बड़े गुंडों में से एक था, फिर भी वो मोहन के प्रति सम्मान से पेश आ रहा था।
मोहन ने मुस्कुराते हुए एक खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा। वेरी गुड। कल हम सब कुछ प्लान के अनुसार ही करेंगे। हम उन दोनों को मार डालेंगे और उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इधर अगले दिन सुबह समर 5 बजे ही उठ गया था। वो इतने जल्दी इसलिए उठा क्योंकि आज उसके और कियारा की शादी थी। उसने दांत ब्रश करने के बाद नाश्ता किया और सन एंड मून होटल की तरफ चल पड़ा। शादी का स्थान सन एंड मून होटल था, जिसकी मैनेजमेंट गौरव वर्मा देख रहा था। ये एक हाई क्लास 7 स्टार होटल था। समर के माता पिता लापता हो चुके थे, इसलिए शादी की ज्यादातर तैयारियां उसे खुद ही करनी थी। जब समर होटल पहुंचा तो गौरव उसका इंतजार कर रहा था। समर का छोटा भाई होने के नाते स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी पहुंचना ही था। समर को आता देखकर गौरव ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। समर ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हें इतनी परेशानी देने के लिए भी। आज तुम्हें ही सब कुछ देखना है। गौरव ने हाथ हिलाते हुए कहा, भाई ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिल रहा है। इतने विनर मत बनो। लोकेशन, होटल, ड्रिंक्स, मिठाई, चाय पानी सब कुछ गौरव ने अरेंज कर लिया था। समर को यकीन था कि गौरव सब कुछ संभाल लेगा। कुछ ही देर बाद वहां मोंक गणेश भी आ गया। समर ने उसको भी शादी में इनवाइट किया था। मोंक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए समर से पूछा, बॉस, आपने एलिस और बाकियों को शादी में इनवाइट नहीं किया? क्या यह सचमुच में ठीक रहेगा? मोंक एलिस और शैडो ग्रुप की बाकी टीम को सूचित करना चाहता था, लेकिन समर नहीं चाहता था। क्योंकि वो एलिस को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए समर ने मुस्कुराते हुए कहा, मोंक, एलिस को बताने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें उसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। बात सीधी सी थी। एलिस उसे पसंद करती थी, लेकिन समर कियारा को तलाक देकर एलिस से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने एलिस को इनवाइट ही नहीं किया। ये एक अच्छा फैसला था, क्योंकि वो एलिस के दिल को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। शैडो ग्रुप टीम के मामले में वो स्वाभाविक रूप से उन्हें इनवाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो उनको इनवाइट करता तो एलिस को पता चलता। समर नहीं चाहता था कि एलिस आकर उसकी शादी में कोई खलल डाले। मोंक ने सिर हिलाया। अगर बॉस नहीं चाहता तो उसे भी इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मोंक ने हिचकिचाते हुए टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वो तो ठीक है बॉस, मुझे आपको एक और बात बतानी थी। यहाँ आने से पहले मेरी मेरे मास्टर से बात हुई। मास्टर ने मुझे आपसे कुछ कहने को कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कहना चाहिए या नहीं। मोंक के चेहरे के भाव देखकर समर ने उससे कहा, मोंक, हम जीवन मरण के भाई हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ भी कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं। तुम बिंदास मुझसे कुछ कह सकते हो। अब बताओ क्या बात है। उसकी बात सुनकर मोंक थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने कहा, बॉस, मेरे आने से पहले मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि आपकी शादी के दिन खून खराबा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि आप सावधान रहिएगा थोड़ा। असल में उसके मास्टर ने कहा था कि आज बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मोंक को लगा कि यह कहना ठीक नहीं होगा। उसकी बात सुनकर समर की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने थोड़ा हैरान होते हुए मन ही मन कहा, क्या आज शादी के दिन ही कुछ बुरा होने वाला है? अगर यह बात कोई और बताता तो वो उसे थप्पड़ मार चुका होता, लेकिन मोंक के मास्टर की बात अलग थी। समर जानता था कि मोंक के मास्टर भविष्य बताना जानते थे, अत्यंत पावरफुल थे और वो लापरवाही से नहीं गुजरेंगे। इसके अलावा समर की पलकें लगातार फड़क रही थी। उसे भी लग रहा था कि कुछ बुरा तो होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि होगा क्या। समर एक इंसान था, कोई देवता नहीं। वो कैसे जान सकता था कि क्या होगा? समर ने गंभीरता से मोंक से कहा, मोंक, मुझे भी लग रहा है कि कुछ होने वाला है, इसलिए एक काम करना, तुम मेरे साथ कियारा को लेने चलोगे। तुम्हारा काम उसको गार्ड करना है, समझे? मोंक ने वादा करते हुए कहा, बॉस, बिल्कुल, मैं किसी भी कीमत पर भाभी की रक्षा करूंगा। समय जा रहा था। थोड़ी ही देर में 9 बज गए। कुछ रिश्तेदार और दोस्त एक एक करके आ रहे थे। बेशक ये सब कियारा के रिश्तेदार थे। समर के दिल्ली वाले रिश्तेदार नहीं आए थे। यहाँ तक कि बलवंत दादा और तानिया की बात है, वो शायद अभी रास्ते में होंगे। आखिरकार दिल्ली इंदौर से बहुत दूर थी। समर की भीड़ में कई जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, जैसे प्राची, इरा, रोहन, जिया। ये सब उसके दोस्त थे। सब ने समर को शादी की बधाई दी, लेकिन
लड़कियां समर को गुस्से से देख रही थी। सामने वाले कमरे में एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी थी। शादी में आए हर व्यक्ति का नाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था। स्क्रीन के पास ही गौरव माइक के लिए खड़ा था। अगर कोई खास मेहमान आता तो उसका नाम पुकारता। कुछ ही देर में पहला महत्वपूर्ण अतिथि विवाह का उपहार लेकर आया। वर्मा परिवार का यंग मास्टर होने के नाते गौरव हाई क्लास के लोगों को अच्छी तरह जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से नामों की घोषणा करने का काम गौरव ने ही ले लिया था। अविनाश अरमानी सूट पहनकर आए थे। उनकी पोती अदिति भी उनके साथ आई थी। क्या प्राचीन वस्तु एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आए हैं? सब हैरान थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट समर और कियारा की शादी में खुद आएंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, शादी की बधाई हो। ये नाइट पर्ल मेरे कलेक्शन में से एक है। ये तुम्हारी शादी का मेरी तरफ से गिफ्ट। उस नाइट पर्ल की कीमत लाखों में थी। यह अविनाश के सबसे कीमती कलेक्शनों में से एक था। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट अविनाश, प्लीज बैठ जाइए। अविनाश आमतौर पर काफी बिजी रहते थे। समर बहुत शुक्रगुजार था कि वो खुद उनकी शादी में आई। इसके बाद रोहन ने माइक में घोषणा की और कहा, समर लीग का लीडर बख्तावर 1 करोड़ रुपए उपहार में लेकर आए हैं। रोहन की बात सुनकर मेहमान फिर से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बख्तावर भी शादी में आएगा। सब जानते थे कि बख्तावर इंदौर अंडरवर्ल्ड का सरगना है। वो न सिर्फ समर की शादी में आया, बल्कि अपने साथ 1 करोड़ भी लेकर आया था। अगले ही पल मेहमानों को और भी ज्यादा हैरानी हुई। बख्तावर सीधे समर के पास गया। उसने समर को सलाम किया और कहा, गॉड फादर समर, मैं आपको और भाभी को शादी की बधाई देना चाहता हूँ। ये 1 करोड़ रुपए है, प्लीज इसे स्वीकार करें। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बख्तावर, क्या तुम मुझे पैसे देकर नीचा दिखा रहे हो? बख्तावर ने सम्मानपूर्वक कहा, ऐसी कोई बात नहीं है गॉडफादर, यह आपके प्रति मेरी थोड़ी सी कृतज्ञता है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। बख्तावर का रुख बिल्कुल साफ था। गॉडफादर समर उसके बॉस थे और वह हमेशा गॉडफादर समर का सबऑर्डिनेट रहेगा। सब हैरान थे। बख्तावर अंडरवर्ल्ड का बॉस था, लेकिन अब वो समर को गॉडफादर कह रहा था। खुद को उसका छोटा भाई बता रहा था। आखिर समर कितना ताकतवर था। समर ने बगल वाली सीटों की तरफ इशारा किया और कहा, बख्तावर, जहां चाहो बैठ जाओ। बख्तावर ने फिर सलाम किया और कहा, जी गॉडफादर, और जाकर बैठ गया। लोग अभी बख्तावर वाले शौक से बाहर नहीं निकले थे। उससे ही पहले गौरव ने फिर से अनाउंसमेंट की और कहा, मध्य प्रदेश प्रांत की सबसे अमीर लड़की ध्वनि अरोड़ा एक मसराटी के साथ यहां पहुंची है। गौरव की बात सुनकर पूरा बैंकेट हॉल शोरगुल से भर गया। सभी एक ही बात सोच रहे थे, ध्वनि अरोड़ा भी आई है। ये समर आखिर चीज क्या है? इसको कौन कौन और जानता है? ध्वनि ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी। अपने नाजुक चेहरे, जेड जैसी त्वचा के साथ वो एक मैच्योर अपीयरेंस का एहसास करा रही थी। ध्वनि को देखकर बहुत से लड़कों का खून खोल उठा। ध्वनि न सिर्फ अमीर थी बल्कि खूबसूरत भी थी। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट ध्वनि, आप पर्सनली कैसे आ गई? कल ध्वनि ने उसे फोन पर कहा था कि वो उसे लहंगा गिफ्ट में दे रही है और आज खुद एक मसराटी गाड़ी लेकर आई है। ये सुनकर समर भी थोड़ा हैरान हो गया था। ध्वनि ने समर की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा और कहा, जरूर मुझे तुम्हारी और कियारा की शादी में शामिल होना था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ध्वनि के आने के साथ ही एक और इम्पोर्टेंट व्यक्ति आया। इंदौर के मेयर अपने बेटे के साथ आए थे, लेकिन उनके ठीक बाद एक और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट व्यक्ति वहां पहुंचा। दिल्ली भारद्वाज परिवार के बटलर बलवंत और यंग मिस्ट्रेस तानिया 100 करोड़ रुपए गिफ्ट में लेकर पहुंचे थे। गौरव की सांसें फूलने लगी। उसकी आंखें भी सदमे से भर गई थी। दिल्ली भारद्वाज परिवार के बटलर बलवंत, यंग मिस्टर तानिया, नाम सुनकर बैंकेट हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। सभी वहां पर आए बुजुर्ग व्यक्ति और लड़की को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। भारद्वाज परिवार देवताओं के समान परिवार था। वो कभी भी वो हासिल नहीं कर सकते थे जो भारद्वाज परिवार के पास था। लेकिन अब दिल्ली का भारद्वाज परिवार समर की शादी में आया था। समर बहुत रेप्यूटेड था। इस समय सब समर को डर से देख रहे थे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा,
बलवंत दादू, तानिया, शादी का तोहफा लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आप आ गए, ये मेरे लिए बहुत है। समर पहले ही बहुत खुश था कि वो उसकी शादी में आई, लेकिन अब वो 100 करोड़ रुपए का शगुन भी लेकर आए। उसे ग्लानि हो रही थी। बलवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, समर बेटा, ये वो पैसे थे जो मैंने बहुत दिनों से जमा करके रखे थे। आज मेरे पोते यानी तुम्हारी शादी होने वाली है, जाहिर है मुझे इन्हें निकालना ही था। समर की शादी देखना बलवंत के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। उसने अपने बैंक में जमा सारा पैसा निकाल लिया था। बलवंत की हैसियत के हिसाब से उसके पास कम से कम 1,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन उसने ज्यादातर अनाथालयों को दान कर दिया था। उसके पास सिर्फ ये 100 करोड़ बचे थे। आज वो शादी में ले आया। समर ने मुस्कुराते हुए दोनों को अपने पास बैठने का इशारा किया और कहा, बलवंत दादू, तानिया, आपका यहाँ आने मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। बलवंत दादू और तानिया शायद दिल्ली से सीधा यहाँ आए थे। थके हुए थे, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत थी। इसके बाद अधिकांश अतिथियों को आता देखकर समर ने मोंक से पूछा, मोंक, क्या समय हुआ है? मोंक ने कहा, वो सभी तो 9:30 बजे हैं। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने सुबह 10 बजे का समय दिया था। 10 बजे उसे कियारा को लेकर जाने आना था। दोनों ने मंदिर में शादी करके वापस होटल आना था, लेकिन अब समर की पलकें बिना किसी कारण के फड़क रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। समर ने मोंक से कहा, मोंक, चलो कियारा को लेने चले। मोंक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बोस, आपने तो कहा था कि हम 10 बजे जाएंगे। अभी तो केवल 9:30 बजे हैं। समर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मोंक, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हम कियारा को पिक कर लेंगे, उतनी जल्दी मेरे दिल को शांति मिलेगी। उसने मोंक को यह नहीं बताया कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। आमतौर पर दूल्हा दुल्हन को तय सीमा पर ही लेने जाना था, लेकिन समर को डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उसने आधा घंटे पहले ही जाने का फैसला किया। मोंक ने सिर हिलाया और समर के साथ बाहर निकल गया। उन्हें ड्राइवर टीम को बुलाया। अग्रवाल परिवार की तरफ चल पड़े। इधर इसी समय इंदौर के एलआईजी रोड पर कियारा एक गाड़ी में बैठी थी और वेडिंग पार्लर से बाहर आ रही थी। आज उसकी और समर की शादी थी। जाहिर है उसे सबसे सुंदर दिखना था। उसे न सिर्फ शादी का जोड़ा पहना था, बल्कि उसने अच्छा सा मेकअप भी कर लिया था। कियारा अपने ड्राइवर के साथ आई थी। 1 घंटे बाद आखिरकार उसकी तैयारी पूरी हो गई थी। उसकी गाड़ी असल में एलआईजी रोड से वापस आ रही थी, लेकिन वापसी में पूरा रोड ब्लॉक था। कई दूसरी सड़कें भी अस्थायी रूप से बंद थी। कोई और रास्ता नहीं था। गाड़ी केवल एलआईजी रोड से ही घर वापस जा सकती थी। एलआईजी रोड अत्यंत ट्रैफिक वाला रोड था। जब कियारा की कार रोड के बीच पहुंची, तभी अचानक एक ट्रक आया और उनकी तरफ बढ़ रहा था। ट्रक को अपनी तरफ तेजी से आता देखकर कियारा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ड्राइवर से कहा, बाली, उधर देखो, एक तेजी से ट्रक आ रहा है हमारी तरफ, उसे बचो। कियारा ट्रक को देखकर हैरान थी। उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि किसी ने उसे मारने के लिए ट्रक भेजा होगा। कियारा की बात सुनने के बाद ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी का रास्ता बदल दिया। साइड में जाकर उससे बचने की कोशिश की, लेकिन रोड पर ट्रैफिक बहुत था। ट्रक भी बहुत तेज था, इसलिए कियारा की सेडान उससे बच नहीं पाई। ट्रक ने कियारा के सेडान को टक्कर मार दी। सेडान पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। गाड़ी के ड्राइवर का सिर फट गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। कियारा पीछे बैठी थी, टक्कर से थोड़ी दूर, लेकिन फिर भी टक्कर के कारण कियारा भी बुरी तरह से चोटिल हो गई थी। सबसे बड़ी बात थी, कियारा की हड्डी टूट गई। उसका सिर भी सामने वाली सीट से टकरा गया। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसने समर को याद करते हुए कहा, जानू, आई लव यू। उसका मुंह खून से भर गया और वो बेहोश हो गई। बेहोश होने से पहले कियारा की आंखों के सामने समर की तस्वीर घूम रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने समर के साथ जी भरकर प्यार क्यों नहीं किया। अब जब वो मर रही थी, समर से आखिरी बार मिल नहीं सकती थी। उसकी गोद में एक तस्वीर भी थी। यह तस्वीर उन दोनों की शादी का एक स्केच था जो उसने खुद बनाया था। ये तस्वीर उसने खुद कुछ रातों में बनाई थी। ये स्केच वो अपनी तरफ से समर को गिफ्ट देना चाहती थी।
स्केच में कियारा ने लाल शादी का जोड़ा पहना था जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। समर अपना सूट पहने उसके बगल में खड़ा था, बेहद केयरिंग लग रहा था। लेकिन अब शादी स्पष्ट रूप से रद्द होने वाली थी क्योंकि कियारा मर रही थी। उसके कपड़े खून से भर गए थे, स्केच भी लाल हो गया था। कियारा खून से लथपथ पड़ी थी, केवल समर को देखते हुए तस्वीर को मुस्कुरा रही थी। तभी ट्रक से दो आदमी उतरे, एल्डर मोहन, स्काई रोलिंग टाइगर। गाड़ी और खून देखकर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करूंगा। तुम्हारी दुल्हन तो मर गई, अब तुम्हारी बारी है। स्काई रोलिंग टाइगर ने सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए पूछा, बड़े साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? होटल चले या यहीं पर समर का इंतजार करें? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे फोन करो, बताओ कि उसके पत्नी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये खबर सुनते ही वो भागता हुआ यहां आएगा और हम उसे मार डालेंगे। उसकी बात सुनते ही स्काई रोलिंग टाइगर ने अपना तुरंत फोन निकाला और समर का फोन मिला दिया। स्काई रोलिंग टाइगर ने अपनी बेटी निकिता को इंदौर में समर की इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा था। उसी ने उसे समर का नंबर भी निकाल कर दिया था। इसी समय उधर एबी रोड पर समर और मोंक गाड़ी में बैठकर अग्रवाल परिवार की विला की तरफ जा रहे थे। अचानक समर को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। उसे पसीना आने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई इंपॉर्टेंट चीज को खोने जा रहा है। दर्द अचानक तेज हो गया, यहां तक कि समर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। समर ने अपनी छाती पकड़ ली। ऐसा देखकर मोंक ने उससे पूछा, बॉस क्या हुआ? वो जानता था कि समर बहुत पावरफुल है। इससे पहले वो जब शैडो ग्रुप के एक मिशन पर थे तो गोली लगने पर भी उसके बॉस को इतना दर्द नहीं हुआ था। इसलिए उसको समझ आ रहा था कि समर को आज क्या हो गया है। समर ने दर्द भरी आवाज में कहा, मोंक, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी ट्रिंग 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 की आवाज आई। उसका फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और देखा कोई अननोन नंबर था। समर ने कंफ्यूज होते हुए फोन उठाया और पूछा, हेलो, कौन? फोन के दूसरी तरफ से एक घमंड भरी आवाज आई, तुम समर हो? समर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं समर ही हूं, लेकिन आप कौन बोल रही हैं? दूसरी तरफ से फिर वही घमंडी आवाज आई, मैं कौन बोल रहा हूं इसको भूल जाओ। मैंने तुम्हें एक न्यूज देने के लिए कॉल किया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज है। आपकी पत्नी कियारा की एलआईजी रोड पर एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका सीना चीर दिया हो, दिल निकाल दिया हो। उसके पूरे शरीर से किलिंग इंटेंट निकल रहा था। समर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम लोगों ने ही उसे मारा है? दूसरी तरफ से जवाब आया, तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पास 5 मिनट है, वरना हम उसके लाश कुत्तों को खिला देंगे। समर ने किलिंग इंटेंट के साथ कहा, तुम मरने वाले हो। 5 मिनट में मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब शैडो किंग क्रोधित होता था तो मीलों दूर तक खून फैलता था। समर ने शरीर से ऐसे किलिंग एनर्जी निकाली, पूरी भीड़ की भीड़ पीली पड़ गई। समर ने फोन रखा, ड्राइवर से गाड़ी रुकने के लिए कहा और ड्राइवर को नीचे उतारकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मोंग के साथ एलआईजी रोड की ओर चल पड़ा। समर ने जोर से एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी को भगा दिया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। समर गाड़ी चलाते हुए लगातार प्रार्थना कर रहा था, हनी, हनी प्लीज मेरे पहुंचने तक मरना मत। वो बहुत चिंतित और घबराया हुआ था। वो खुद को दोषी मान रहा था। उसने पहले ही कियारा को पिक क्यों नहीं किया? अगर वो कियारा को पहले पिक कर लेता तो ये दिक्कत नहीं होती, चाहे इसके पीछे कोई भी हो। वो उस व्यक्ति को मारकर नर्क में भेजने वाला था। समर गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि उन्हें एलआईजी रोड पर पहुंचने में केवल 3 मिनट लगे। जब समर वहां पहुंचा तो उसने देखा सब अस्त व्यस्त था। कियारा खून से लथपथ पड़ी थी। कियारा की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। समर का दिल फिर से दुखने लगा। कियारा की गाड़ी के सामने दो आदमी खड़े थे, एक बुजुर्ग और दूसरा अधेड़ उम्र का आदमी। दोनों ही अपनी शक्तिशाली उपस्थिति बिखेर रहे थे।
विशेष रूप से बुजुर्ग। वो एक केवल ट्रिपल एस लेवल का फाइटर था। समर को देखते ही एल्डर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, तुमने यंग मास्टर अनुराग चौहान और मेरे भाई जहांगीर को मार डाला, इसलिए आज मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी को मारकर उनका बदला लेने आया हूं। समर ने कठोर स्वर में कहा, तुम मुझे मारोगे? अब देखना, पूरा चौहान परिवार मरेगा। मैं तुम्हारे इस शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। एल्डर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगा। ये बातें ऊपर जाकर करना। एल्डर मोहन ने अपनी एक उंगली तानी, मानो मुरझाई हुई बेल जैसी आकृति बना रहा हो। फिर उसने सीधे समर के सिर पर हमला कर दिया। उसकी विथरेड हैंड तकनीक उसके भाई जहांगीर से ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे उसका हाथ आगे बढ़ा, उसके पास की हवा चीख उठी। समर का चेहरा बिल्कुल क्रूर हो गया था। उसमें से बहुत खतरनाक किलिंग इंटेंट आ रहा था। कियारा को खून से लथपथ देखकर उसके दिल में इतना गुस्सा भर गया था। वो शैतान लग रहा था। वो बदला लेने जा रहा था। समर की हथेली बिजली की तरह फैल गई। उसने एल्डर मोहन के हाथों को पकड़ लिया और जोर से दबा दिया। मोहन का हाथ कटाक की आवाज के साथ टूट गया। उसके फटे हुए हाथ से हड्डियां दिखाई देने लगी। मोहन ने डर भरे भाव से कहा, क्या क्या तुमने मेरा विथेड बैल का पंजा तोड़ दिया? वो सदमे से भर गया था। अपना टूटा हुआ हाथ देखकर मोहन का चेहरा पीला पड़ गया और दर्द से करहा उठा। वो ट्रिपल एस का एक्सपर्ट फाइटर था। चौहान परिवार का एल्डर भी था। बहुत शक्तिशाली था। उसके सामने वाले युवक ने इतनी आसानी से उसका हाथ कैसे तोड़ दिया? वो बहुत हैरान हो गया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। समर ने उसका हाथ तोड़ने के तुरंत बाद उसकी बाकी हड्डियां भी तोड़ना शुरू कर दिया। उंगलियों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक कटाक कटाक की आवाज लगातार आती रही। समर बहुत क्रूर हो गया था। उसने मोहन की उंगलियां, हाथ, कलाइयां, कोहनियां, पसलियां, कमर, टांगे सब कुछ तोड़ दिया। मोहन के शरीर की एक एक हड्डी बिल्कुल अलग अलग कर दी। मोहन नूडल्स की तरह हो गया था। वो कीचड़ के गड्ढे की जमीन पर गिर गया। मुंह और आंखों के अलावा उसका कोई भी अंग हिल नहीं रहा था। मोहन मुंह से खून थूक रहा था। बहुत दर्द में था। वो मरना चाहता था। उसकी सारी हड्डियां टूट जाना मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। मोहन ने डरते हुए पूछा, मैं मैं लेवल ट्रिपल एस का फाइटर हूं, फिर भी मैं तुम्हें नहीं मार पाया। क्या क्या तुम मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो? समर ने कहा, तुम अभी लेवल ट्रिपल एस के एक्सपर्ट स्टेज के फाइटर हो। तुम शैडो किंग को कैसे मार सकते हो? वो एक किंग था। मोहन को अचानक एक बात याद आई कि एक किंग लेवल एक्सपर्ट जो टॉप स्टेज फाइटर होता है, उदाहरण के लिए ड्रैगन किंग या अन्य ग्रुप्स के किंग भी इसी लेवल के फाइटर थे। इसलिए मोहन को लग रहा था समर टॉप स्टेज का फाइटर है। इस वक्त मोहन को बहुत अफसोस हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता समर एक शैडो किंग है तो उसे मारने की कोशिश न करता। समर को पावरफुल मोहन को पलक झपकते ही मरता देखकर स्काई रोलिंग टाइगर अपनी जगह से मुड़ा और तुरंत भागने लगा। स्काई रोलिंग मास्टर पूरे मध्य प्रदेश में अंडरवर्ल्ड का लीडर था। वो लेवल एस का फाइटर था। हालांकि पावरफुल तो था, फिर भी एल्डर की तुलना में कुछ भी नहीं। क्या उसे वो जाने देगा? जाहिर है कभी भी नहीं। एक कदम के साथ वो स्काई रोलिंग टाइगर के पीछे आ गया। उसने उसे उठाया और एक दमनकारी नजर से उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। समर ने उसकी एक हड्डी भी नहीं छोड़ी। स्काई रोलिंग टाइगर दर्दनाक चीखें मार रहा था। लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। कुछ ही पलों में मोहन और स्काई रोलिंग टाइगर दर्द से तड़प तड़प कर मर गए। वो सिर्फ दर्द से मारे गए थे। इसके बाद समर कियारा की गाड़ी के सामने आया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोलकर कियारा को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। जब उसने देखा कि कियारा अभी भी शादी की तस्वीर पकड़े हुई थी, उसका दिल और भी दुखी हो गया था। समर ने शादी करना कियारा का अब तक का सबसे बड़ा सपना था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी हालात देखकर समर का दिल आत्मग्लानि से भर गया था। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने ही कियारा को नुकसान पहुंचाया। जब से वो कियारा की जिंदगी में आया था, तब से कियारा को कभी चैन की जिंदगी नहीं मिली थी। पहले पॉइजनस स्पाइडर ने उसे मारने की कोशिश की, उसका किडनैप किया, फिर जहर और अब ये एक्सीडेंट।
हर पल समर को खुद से नफरत हो रही थी। तभी मोंक ने उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बॉस, चलिए भाभी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, शायद उन्हें अभी बचाया जा सके। समर ने होश में आते ही बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, हाँ, हॉस्पिटल। उसने कियारा को उठाया और हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। तभी समर को कुछ याद आया। उसने कहा, अरे नहीं, मैं ये कैसे भूल गया, मैं तो भी तो इलाज करना जानता हूँ। मैं पहले कियारा का चेक कर लेता हूँ। समर को खुद से नफरत हो रही थी। वो जल्दबाजी में ये भी भूल गया कि वो तो इलाज करते आया है। समर ने कियारा की कलाई पर अपनी उंगली रखी, उसकी नब्ज महसूस की। नब्ज अभी भी चल रही थी। कियारा जिंदा थी। समर खुशी से भर गया। वो उसकी नब्ज टटोल रहा था। उसने देखा कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। हालांकि उसकी नब्ज बहुत स्लो थी, लेकिन जब तक उसका दिल धड़क रहा था, इसका मतलब था जिंदा रहने की उम्मीद थी। यदि कियारा अभी तक मरी नहीं, इसका मतलब था उसे वो बचा लेगा। समर ने अपने स्किल का इस्तेमाल किया, कियारा को डायग्नोसिस करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे के भाव बदल गए। कियारा की कई हड्डियां टूट गई थी। उसके सिर में गंभीर चोट थी। उसके सिर में इंटरनल ब्लीडिंग हुआ था, जिससे ब्लड क्लॉट बन गया था। हालांकि वो एक बेहद कुशल डॉक्टर था, फिर भी वो कुछ बीमारियां इलाज नहीं कर पाता था। कियारा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उसे यकीन नहीं था कि उसे बचा पाएगा या नहीं। कियारा की नब्ज बहुत कमजोर थी। दिल भी उसका तेजी से नहीं धड़क रहा था। तभी समर ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, नहीं कियारा, तुम मर नहीं सकती। ये कहते हुए उसने अपना अंगूठा काटा। कियारा को अपने रक्त सार की एक बूंद पिला दी। उसके खून में रहस्यमय शक्ति भरी हुई थी। कियारा के शरीर में वो पहुंचने के बाद उसने धीरे धीरे उसके डैमेज्ड हार की मरम्मत शुरू कर दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। नब्ज भी थोड़ी तेज हो गई थी। समर जानता था उसके खून की वजह से कियारा अभी भी खतरे में नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी कई हड्डियां टूट गई थी, उसका सिर खून से भर गया था। हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। समर ने कियारा को कार में बैठाया, मोंक को हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहा। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। वो सीधे हॉस्पिटल के डीन दिलीप सेठी के पास गई। कियारा को इमरजेंसी रूम में भेज दिया। हालांकि समर आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत स्किल था, लेकिन वेस्टर्न हॉस्पिटल की प्रक्रियाओं में उतना स्किल नहीं था। वह एक्यूपेंचर तो जानता था, लेकिन उसको सर्जरी करना नहीं आता था। इसलिए डीन दिलीप सेठी ने खुद हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जनों के साथ सर्जरी शुरू कर दी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर समर इधर उधर टहल रहा था। तभी मोंक ने उसे दिलासा देने की कोशिश की और कहा, बॉस, आप चिंता मत करिए, भाभी ठीक हो जाएगी। समर इस समय बहुत दुखी था, इसलिए मोंक को उसकी चिंता हो रही थी। समर ने उग्रता से कहा, मोंक, शैडो ग्रुप टीम को इंदौर आने के लिए कहो। कियारा के होश में आने के बाद मैं दिल्ली चौहान परिवार को ध्वस्त करने के लिए जाऊंगा। उसे पता था कि कियारा के कार के एक्सीडेंट की प्लानिंग दिल्ली के चौहान परिवार ने बनाई थी। इसलिए उसने कियारा का बदला लेने और चौहान परिवार को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। भले ही वो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक थे, लेकिन वो ऐसा जरूर करने वाला था। मोंक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जी भाई, मैं अभी उन्हें फोन करके इंदौर आने के लिए कहता हूं। ये कहने के बाद उसने फोन निकाला और एक कोने में शैडो ग्रुप को कॉल करने चला गया। कुछ घंटों बाद कियारा की सर्जरी पूरी हो गई। डॉक्टर दिलीप सेठी बहुत थक गए थे। समर ने घबरा कर पूछा, डीन, क्या मेरी पत्नी ठीक है? वो कोई बुरी खबर सुनना नहीं चाहता था। दिलीप सेठी ने समर की तरफ सहानुभूति से देखा और कहा, तुम्हारे खून ने उसकी जान बचा ली, लेकिन हो सकता है वो अब कभी न उठे और वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए। उसे अभी अभी पता चला था कि आज समर की और कियारा की शादी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शादी के दिन दुल्हन बेसुध हो जाएगी। ये वाकई बहुत क्रूर था। क्या वेजिटेटिव स्टेट? डॉक्टर दिलीप सेठी की बात सुनकर समर घबरा गया। उसे चक्कर आने लगे और लगभग फर्श पर गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल पर किसी ने 1000 बार गोली चला दी हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लोग वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है तथा उनमें हिलने डुलने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। वो खड़े भी कभी नहीं हो पाते। ऐसा कहा जा सकता था
कि वेजिटेटिव स्टेट में व्यक्ति सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है, जो अभी जिंदा था लेकिन अब जाग भी नहीं सकता था। समर कमरे में गया और देखा कियारा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर के चारों ओर मम्मी की तरह पटिया लपेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें कसकर बंद थी, शरीर बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। वो एक पत्थर की मूर्ति बन गई थी। समर अपनी मेडिकल एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता था कियारा का ब्रेन डैमेज हो गया था। उसकी कुछ नसें पूरी तरह से फट गई थी। मनुष्य का सबसे जादुई हिस्सा उसका ब्रेन है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक नसें होती है और ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। एक बार ब्रेन डैमेज हो जाने पर इसका इलाज बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। डैमेज नसों को ठीक करना दुनिया में सबसे कठिन काम है। ब्रेन डैमेज का इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। यदि एक कॉमन नर्व डैमेज प्रॉब्लम होती तो समर ने पहले ही अपनी मेडिकल स्किल से कियारा को ठीक करना शुरू कर दिया होता। हालांकि वो एक ईश्वर तुल्य डॉक्टर था, फिर भी उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, जैसे अपने माता पिता, अपने मास्टर को ढूंढना और अब कियारा का इलाज कर पाना। समर कियारा के पास बैठा था, उसके ठंडे हाथों को पकड़े हुए कियारा के साथ बिताए हर पल को याद करके उसका दिल टूट गया, मानो उसका दिल जल गया हो। जब वो एक दूसरे को जानते हैं तब वो एक दूसरे के बीच कुछ चल रहा था। शुरुआत में जब उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी तब वो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन डेटिंग और कुछ समय बिताने के बाद अब वो पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए थे। जब पॉइजनस स्पाइडर ने समर को लगभग मार ही दिया था तब कियारा ने उसके जिनसेंग दलिया भी बनाया था। वो पहली बार था जब वो किसी और के लिए खाना बना रही थी। हालांकि अंत में वो उसमें असफल रही थी, फिर भी कियारा ने हार नहीं मानी थी। धीरे धीरे उसने खाना बनाना भी सीख लिया था। कियारा ने एक बार समर से कहा था कि जब वो घर पर वापस नहीं आया करेगा तो वो लिविंग रूम में उसका इंतजार किया करेगी, और तब से अब तक वो हमेशा उसका इंतजार करती थी। आधी रात के बाद भी कई बार ऐसा हुआ था। लिविंग रूम की लाइटें जल रही होती थी। कियारा अपने नाइट वियर में सोफे पर बैठी होती थी, समर के घर आने का इंतजार कर रही होती। कियारा हमेशा समर के वापस आने का इंतजार करती, चाहे बाहर बारिश हो रही, हवा चल रही हो, वह चाहे बीमार हो। कल रात कियारा ने अपनी मम्मी पापा के साथ जाते हुए समर से कहा था, जानू कल मुझे लेने आना याद रखना। समर को ऐसा लग रहा था जैसे कियारा का चेहरा कल जैसा ही था। उसकी आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब वो लड़की उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। एक वेजिटेटिव स्टेट, एक जिंदा इंसान जो मर चुका है। समर सचमुच अपनी एक्यूपेंचर स्किल से उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था। वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, क्योंकि एक्यूपेंचर करके उसकी जान बचाने का 100 में से 1% ही मौका था। कियारा के साथ बिताया समय याद करके समर की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसके माता पिता के गायब होने के बाद उसके मास्टर के अलावा कियारा ही वो लड़की थी जिसका उसके साथ अच्छा व्यवहार था। कियारा एक बर्फ से कमल की तरह लग रही थी, जिसने समर के कठोर दिल को शान और धैर्य से नर्म कर दिया था। समर के आंसू उसके गालों पर गिर पड़े। वो कियारा की सारी तकलीफ अपने ऊपर लेना चाहता था। समर ने कियारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, हनी, अगर ये सब कुछ फिर से शुरू हो जाए तो मैं चाहूंगा कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। वो उस लड़की से प्यार करता था, फिर भी उसकी वजह से उसे चोट पहुंची। अगर वो पास्ट में जा सकता था तो वो कभी भी कियारा की उसकी जिंदगी में नहीं आता। समर ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम सबसे सुंदर लहंगे में मेरी सबसे सुंदर पत्नी बनोगी, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ रही हो, खुद कोमा में जा रही हो। ये अच्छी बात नहीं है कियारा। तभी समर ने उसको एक गाना सुनाते हुए कहा, डियर, क्या तुम्हें यह गाना याद है? मैंने इसे तुम्हारे लिए कंपनी में ऑर्गेनाइज किए गए नए साल की पार्टी में गाया था। तुमने कहा था कि तुम्हें यह बहुत पसंद आया। मैं इसे तुम्हारे लिए फिर गाऊंगा। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि कंपनी के नए साल की पार्टी में
कियारा के लिए उसने गीत गाया था, वो उसे बहुत पसंद आया था। जो रंग आंखों में तेरा सछाया, वही रंग मेरी नजर हो रहा है। जाने जान लबों पे नाम तेरा, ख्यालों में सफर हो रहा है। जो रंग आंखों में तेरा सछाया, वही रंग मेरी नजर में हो रहा है। पलके बिछा दूं, सपने सजा दूं, तेरे ख्वाबों को दिल में बसा दूं। इश्क का मौसम मगर हो रहा है। जाने जान लबों पे नाम तेरा, ख्यालों में सफर हो रहा है। समर ने कियारा के लिए धीरे धीरे गाना गुनगुनाया, क्योंकि वो उसका पसंदीदा गाना था। समर बहुत भावुक होकर गा रहा था। फिर भी कियारा जरा भी नहीं हिली। वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब कभी उठेगी भी नहीं। तभी बहुत सारे लोग कियारा को देखने आए। इधर प्राची, इरा, जिया, धुनी, रोहन, गौरव, बख्तावर, अविनाश, सब लोग वहां पहुंच गए थे। सभी को होटल में समर और कियारा का इंतजार कर टाइम हो गया था, लेकिन काफी देर बाद जब वो दोनों नहीं आए तो उन्हें पता चला कि कियारा का कार एक्सीडेंट हो गया। इसलिए वो सब लोग हॉस्पिटल में आ गए थे। जब उन्होंने देखा समर रो रहा है, सबका दिल टूट गया, खासकर प्राची। वो भी उसको देखकर ही रोने लगी। कियारा के साथ हुई ट्रेजेडी को देखकर उन सभी को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो उनकी बोझ थी। फिर भी उसने उसने बोसी बिहेवियर कभी नहीं किया था। हमेशा उन सभी का ख्याल रखा था। कियारा स्पष्ट रूप से एक अच्छी बॉस थी, इसलिए उसको सभी एम्प्लॉइज उसके लिए दुखी थे। प्राची के ऐसे रोता देखकर इरा और रोहन भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। वो भी रोने लग गई। कियारा न सिर्फ अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ थी, बल्कि रोहन की भाभी थी। इसलिए रोहन को बड़ा दुख हो रहा था। उसके बगल में खड़ी उसकी बीवी सुहानी भी रो रही थी। वो दोनों अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। कमरे में सभी जोर जोर से रो रहे थे। इसी बीच बलवंत दादा ने सभी को धकेल कर साइड पर किया और कमरे में घुस आए। इस समय कोई भी समर को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन बलवंत को ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि उसे कियारा को कोमा से वापस लाने का रास्ता मिल गया था। बलवंत को भी कियारा अपने पोते की पत्नी के रूप में पसंद थी। वो एक खूबसूरत स्मार्ट युवती थी, हमेशा समर का ख्याल रखती थी। दिल्ली में उससे मिलने के बाद कियारा का उस पर गहरा असर प्रभाव पड़ा था। वो समझ गया था कियारा समर से सच्चा प्यार करती है। जब बलवंत ने सुना कि कियारा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो तानिया के साथ हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि वो जानता था उस समय समर बहुत दुखी होगा। वहीं उनके कदमों की आहट सुनकर समर गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा कि कियारा को अभी अच्छे आराम की जरूरत थी, तो यह कौन था जो अंदर आकर उसे परेशान कर रहा था। हालांकि जब समर ने देखा कि अंदर आने वाला व्यक्ति बलवंत है, तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए पूछा, बलवंत दादू, कियारा को आराम करने की जरूरत है, आप यहाँ क्यों आए हैं? यदि यह बलवंत की जगह कोई और होता तो समर उसे गुस्से से बाहर निकालता। बलवंत ने समर की तरफ देखा और कहा, मैं यहां तुम्हें कियारा को बचाने का तरीका बताने आया हूं। समर ने हैरान होते हुए मन ही मन सोचा, क्या क्या कियारा को बचाने का तरीका? बलवंत की बात सुनकर उसका चेहरा जम गया। उसे अचानक याद आया कि बलवंत दादा उसके मास्टर विंड एस दानव किंग के पिता थे। समर की सारी मेडिकल स्किल्स उसके मास्टर ने ही सिखाई थी, और अब उसके मास्टर के पिता यहाँ हैं, तो यह कहा जा सकता है कि बलवंत समर का ग्रैंड मास्टर था और उसकी मेडिकल स्किल्स और भी असाधारण थी। समर कांप उठा। उसने खुद को शांत करने के लिए कोशिश की और कहा, बलवंत दादू, क्या आपने सचमुच कियारा को बचाने का तरीका खोज लिया? आज दिन उसके लिए सबसे अच्छी खबर थी। अगर कियारा को वापस जिंदा करने का तरीका था, तो वो कुछ भी कर सकता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान पर खेलना क्यों न पड़े। तभी बलवंत ने उससे पूछा, समर, क्या तुमने गॉड स्पिरिट फूल के बारे में सुना है? समर ने बोहें चढ़ाते हुए उत्तर दिया, मैंने मैंने उसके बारे में सुना है। यहां तक कि मुझे याद आ रहा है वो एक पौराणिक पौधा है
जो कभी भी डैमेज नसों को ठीक कर सकता है। लेकिन क्या यह वास्तव में है भी या नहीं? समर निश्चित रूप से जानता था कि गॉड स्पिरिट फूल क्या होता है। जब वो अंडरवर्ल्ड में था तब उसने एक बुजुर्ग से इस पौधे के बारे में सुना था। यह एक प्रकार का फूल था जो डैमेज नर्व को ठीक कर सकता था। लेकिन उस बुजुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार गॉड स्पिरिट फूल सिर्फ एक किंवदंती थी। एक सदी से भी ज्यादा समय से दुनिया में किसी ने उसको देखा नहीं था। इस पौराणिक फूल को शायद ही किसी ने देखा होगा। समर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बलवंत दादू, तो आपका मतलब है कि गॉड स्पिरिट फूल सिर्फ एक किंवदंती नहीं, ये रियलिटी में है? बलवंत ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, यह सच में दुनिया में है। समर ने हैरान होते हुए पूछा, तो फिर दादू मुझे बताइए वो मिलेगा कहाँ? बलवंत ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हिमालय के पवित्र आत्मा क्षेत्र में। क्योंकि गॉड स्पिरिट फूल एक पवित्र पौधा है, इसलिए इसका समाप्त केवल देवी के पास है। उसकी बात सुनकर समर ने आंखें चौड़ी करके देखा। उसे पता था कि हिमालय इंडिया की सबसे जादुई और रहस्यमय जगह है। वहां ढेरों रहस्यमय मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ छिपी हुई काली दवाइयां भी थी। समर 8 साल की उम्र से इंडिया छोड़कर अफ्रीका के शैडो ग्रुप में चला गया था। उसने अपना ज्यादातर समय अफ्रीका और यूरोप में बिताया था। इंडिया वापस आने के बाद वह इंदौर और दिल्ली के अलावा कहीं भी नहीं गया था। हिमालय सिर्फ समर ने सुना था और ये एक रहस्यमय जगह है, हालांकि उसे अभी तक वहां जाने का मौका नहीं मिला था। इंडिया इतना बड़ा था कि उसमें कई गुप्त स्थान थे। समर को विश्वास नहीं हो रहा था कि गॉड स्पिरिट फूल वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं। ये हिमालय है? उसने हैरानी से बलवंत से पूछा। बलवंत दादू, अगर मैं गॉड स्पिरिट फूल ढूंढ कर ले आता हूँ तो क्या मैं कियारा को पुनर्जीवित कर सकता हूँ? बलवंत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम गॉड स्पिरिट फूल ले आते हो तो तुम कियारा को जिंदा कर लोगे। समर ने पॉजिटिव स्वर में कहा, ठीक है दादू, मैं अभी गॉड स्पिरिट फूल लेने के लिए हिमालय की चोटी पर जा रहा हूं। अगर कियारा को जगाने का एकमात्र तरीका था तो वो उसे जरूर लेकर आएगा। तभी बलवंत ने उसे सुझाव देते हुए कहा, वॉल्ट, हिमालय के पहाड़ियों पर एक बेहद खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां बहुत से जहरीले कीड़े और आक्रामक जानवर होते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा। समर ने भौहें चढ़ाई और कहा, लेकिन बलवंत दादू, आप एक बुजुर्ग हैं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकता हूं। बलवंत ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, समर, क्या तुम जानते हो कि हिमालय की पवित्र चोटी कहाँ है? समर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं दादू, वो तो मुझे नहीं पता। बलवंत ने कहा, लेकिन हाँ, मैं वहां बचपन से गया था, इसलिए मुझे पता है कि पवित्र चोटी कहाँ पर है। और मुझे यह भी पता है कि मेरे बिना वो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाओगे। समर ने सिर हिलाया और आखिरकार बलवंत की बात मान गया। वो उस जगह का पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो वहां पर कभी गया भी नहीं था। इसलिए जब तक दादाजी उसका नेतृत्व करते रहेंगे, उसकी समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद समर ने मोंक से कहा, मोंक, तुम यहीं रहोगे और कियारा की रक्षा करोगे, समझे तुम? मोंक ने सम्मान पूर्वक कहा, ठीक है बॉस, आप भाभी की चिंता मत कीजिए, मैं उनका ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर शैडो ग्रुप टीम यहाँ आ गई तो क्या करना है? समर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मोंक, अगर शैडो ग्रुप टीम मुझसे पहले यहाँ आ गई तो उन सभी को कहना कि इंदौर में ही मेरा इंतजार करें। मैं गॉड स्पिरिट फूल प्राप्त करने के बाद आऊंगा, फिर हम सब मिलकर चौहान परिवार को खत्म कर देंगे। समर क्या करेगा ये तो कल ही पता चलेगा। आप आज के सवाल का जवाब जरूर देकर जाना। आदमी अकेला ज्यादा खुश रहता है या फिर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पत्नी के साथ? दोस्तों, जरूर से जरूर कमेंट करना और आज की कहानी कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताना। कल हम देखेंगे कि क्या करेगा समर। जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, अपने इस कहानी को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जल्दी से जल्दी
अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे ही अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो वाली कहानी लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को कहानी को देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा।